नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फंडामेंटल राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में मूल अधिकार क्या है। तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि क्या मूल अधिकार की कोई वैधानिक परिभाषा उपलब्ध है। तो हम पाते हैं कि देयर इज द नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन अवेलेबल ऑफ द फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार की कोई वैधानिक परिभाषा उपलब्ध नहीं है। तो हम इसे इसके ऑर्डिनरी सेंस में लेंगे, इसके सामान्य अर्थों में लेंगे। तो इसके सामान्य अर्थों में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट मीन्स बेसिक ह्यूमन राइट। ऐसे कह सकते हैं एक शब्द में व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट। अगर एक शब्द में कहना हो तो हम कहेंगे कि बेसिक ह्यूमन राइट। अगर हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में फंडामेंटल राइट की बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम पाते हैं कि बेसिक ह्यूमन राइट गारंटीड द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में मूल अधिकार वे मानव अधिकार हैं जिन्हें संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के रूप में गारंटी किया गया है या मान्यता प्रदान किया गया है या शामिल किया गया है। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना हो कि व्हाट इज द फंडामेंटल राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस प्रकार देंगे। फंडामेंटल राइट आर अ ग्रुप ऑफ राइट दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनक्रोचमेंट। These rights are specifically identified in a constitution or have been found under due process of law. Fundamental rights are those rights which are essential for intellectual, moral, and spiritual development of human. As these rights are fundamental or essential for existence and all-around development of individual, they are called fundamental right. मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं वरन अपरिहार्य हैं। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं है। इन अधिकारों को मूलभूत अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के संपूर्ण बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा और उसकी शक्तियां अविकसित रह जाएंगी। संविधान के मूल अधिकारों की विधिवत घोषणा सरकार को इस बात की चेतावनी देती है कि इन अधिकारों का आदर करना उसका परम कर्तव्य है। इन अधिकारों को संविधान में समाविष्ट करके सरकार की शक्ति को एक निश्चित दिशा में सीमित करना है जिससे सरकार नागरिकों की स्वतंत्रताओं के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग न कर सके। The fundamental rights are those rights which are vital for the development of any human being. No one can attain the perfection of his life as a human being in their absence. मूल अधिकार राज्य शक्ति पर संवैधानिक मर्यादाएं हैं। इसका उद्देश्य विधि का शासन स्थापित करना है। The fundamental rights constitute restrictions and limitations on government action, whether it is taken by the center or state or a local government. The government cannot take any action, administrative or legislative, by which a fundamental right is infringed. सरकार के ऊपर मूल अधिकार एक तरह का लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन अधिरोपित करती है। सरकार मूल अधिकारों को चाहे वह लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा चाहे वह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के द्वारा इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकती है, उसका हनन नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट इम्पोज लिमिटेशन अपॉन द स्टेट पावर। मूल अधिकार राज्य शक्ति पर मर्यादा अधिरोपित करती है। फंडामेंटल राइट इंक्लूड दोज राइट विच इज द रिकॉग्नाइज्ड बाय द जुडिशरी। मूल अधिकार में वे अधिकार भी शामिल है जिन्हें न्यायालयों द्वारा मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट is to impose the constitutional limitation on state power. The state cannot make any law which take away or mistake fundamental right given the part 3 of the Constitution of India. It is the in reference of the Article 13 of the Constitution. अगर हम भारतीय संविधान को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि राज्य ने ना तो ले सकती है, ना उसका मिसयूज कर सकती है, ना ही वह फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दिए गए हैं ना ही उसे कम कर सकती है।
थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जान लेते हैं, फंडामेंटल राइट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि फंडामेंटल राइट आया कहाँ से। तो सबसे पहला जो रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल था वह था मैग्ना कार्टा 1215 का। मैग्ना कार्टा वाज इशूड इन जून 1215 and was the first document to put into written the principle that the king and his government was not above the law। राजा और उसकी प्रजा विधि के शासन से ऊपर नहीं है। इस मामले में यह पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है। It sought to prevent the king from exploiting his power and place limits of royal authority by establishing law as power in itself। It is known as the world's first written document in relation to fundamental right of the citizen। यह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के संदर्भ में विश्व का प्रथम लिखित दस्तावेज माना जाता है। द मैग्ना कार्टा या द मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम is a document guaranteeing English political liberties that was drafted at Runnymede। और यह 12 जून 1215 को वहाँ के सम्राट किंग जॉन के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। यह लैटिन भाषा में लिखा गया था। मैग्ना कार्टा में इंग्लैंड के राजा जॉन ने सामंतों को कुछ अधिकार दिए, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के पालन का वचन दिया और स्वीकार किया कि राजा की इच्छा कानून के सीमा में बंधी रहेगी। मैग्ना कार्टा ने राजा की प्रजा के कुछ अधिकारों की रक्षा की स्पष्ट रूप से पुष्टि की, जिसमें कि आज का बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भी उल्लेखनीय है। मैग्ना कार्टा की महत्ता इस तथ्य में निहित है कि प्रत्येक पीढ़ी ने इसकी वैधानिक व्याख्या कर इस सिद्धांत पर जोर दिया कि राजा को कानून का सम्मान अनिवार्यतः करना चाहिए। यह सामंतों तथा साधारण जनता दोनों के वैधानिक का प्रतीक बन चुका है। मैग्ना कार्टा प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल राइट इन एंग्लो अमेरिकन jurisprudence। Magna Carta outlines basic right with the principle that no one was above the law, including the king। It charted the right to a fair trial and limits on taxation without representation। It inspired a number of other documents, including the US Constitution and the Universal Declaration of the Human Rights। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो था वो बिल ऑफ राइट 1689 था। बिल ऑफ राइट 1689 अंग्रेजी संविधान के विकास में मैग्ना कार्टा के बाद सबसे अधिक महत्व का स्थान रखता है। यह अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 16 दिसंबर 1689 को पारित हुआ और विलियम थर्ड तथा मैरी सेकंड ने तत्काल इसे अपनी राज्य की स्वीकृति देकर संविधान का अधिनियम बना दिया। इस एक्ट का पूरा नाम कुछ इस प्रकार था, एन एक्ट डिक्लेयरिंग द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ द सब्जेक्ट एंड सेटलिंग द सक्सेशन ऑफ द क्राउन। हिंदी में इसका जो मूल शीर्षक था कुछ इस प्रकार था, प्रजा के अधिकारों और स्वतंत्रता की घोषणा तथा सिंहासन का उत्तराधिकार व्यवस्थित करने वाला अधिनियम। बिल ऑफ राइट्स वस्तुतः उन अधिकारों की परिगणना करता है जिनकी अभिप्राप्ति के लिए ब्रिटिश जनता मैग्ना कार्टा 1215 की घोषणा के पहले से ही संघर्ष करती आई थी। यह अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बना। यह बिल ऑफ राइट्स 1689 अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बना। अब देख लेते हैं बिल ऑफ राइट्स में क्या था। तो इन जनरल बिल ऑफ राइट्स लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्की, एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट एंड आउटलाइन स्पेसिफिक राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तीन चीज़ें थी, क्या क्या थी? पहली लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्की, दूसरा था एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट और थर्ड क्या था? आउटलाइन स्पेसिफिक राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तीन चीज़ें थी इसमें। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट की देख लेते हैं, क्या क्या और प्रोविजन थे इसके, की क्या थी। तो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन यह थे कि पार्लियामेंट के सदस्यों का निर्वाचन निर्बाध होगा तथा संसद में उन्हें भाषण की स्वतंत्रता होगी और उस भाषण के संबंध में पार्लियामेंट के बाहर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा, न वक्ता पर किसी प्रकार का मुकदमा चलाया जा सकेगा। इस अधिनियम ने जमानत और जुर्माने को बोझ कम किया और इस संबंध में अत्यधिक रकम को अनुचित ठहराया। साथ ही इसने क्रूर दंडों की निंदा की और घोषित किया कि प्रस्तुत सूची में दर्ज नाम वाले जरूर ही जूरी के सदस्य हो सकेंगे और देशद्रोह के निर्णय में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए तो भूमि का कॉपीराइट यानी कि स्वामित्व होना भी अनिवार्य होगा। और पार्लियामेंट के बिना अनुमति के आयोग न्यायालयों का निर्माण, परंपराओं तथा राज्य की आवश्यकताओं के नाम पर कर लगाना, शांतिकाल में स्थायी सेना की भर्ती करना, ये सारी चीज़ें अवैध होंगी।
प्रजा को राजा के यहाँ आवेदन करने और यदि प्रोटेस्ट हुई तो स्वरक्षा के लिए उसे हथियार बांधने का अधिकार होगा। पार्लियामेंट की अनुमति के बिना विधि नियमों का कानून का निलंबन अथवा अनुप्रयोग अवैध होगा। इस अधिनियम ने अपराध सिद्ध होने के पूर्व जुर्माने की रीत को अवैध करार दिया और कानून की रक्षा तथा राजनीतिक कष्टों के निवारण के लिए पार्लियामेंट के त्वरित अधिवेशन की व्यवस्था की। अब नेक्स्ट जो रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो है फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट 1789, जिसका नाम था द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन। फ्रांस में मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा 1789। इसके द्वारा कुछ आधारभूत अधिकारों को मान्यता प्रदान हुई थी, जिसे कि अगस्त 1789 में फ्रांस के नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था। फिर आता है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में अधिकार पत्र को शामिल किया गया, बिल ऑफ राइट्स को जो है इंक्लूड किया गया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। इस प्रकार अमेरिका बिल ऑफ राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करने वाला विश्व में फर्स्ट नेशन बना, विश्व समुदाय का प्रथम राष्ट्र बना। अति उत्साह में अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को पूर्ण रूप से घोषित किया गया और यह वहाँ के संविधान निर्माताओं की एक बहुत बड़ी भूल थी। इस भूल को ठीक करने के लिए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रिंसिपल विकसित किया जिसका नाम था द डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर ऑफ द स्टेट। इसे डेवलप किया और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक कल्याण के हित में मूल अधिकारों पर निर्बंधन आरोपित करने की राज्य को अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है। तो एक तरह से वहाँ पे यह जो समस्या आई थी उसको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर लिया। अब आते हैं भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में। भारत के संविधान निर्माता अमेरिकी भूल से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के साथ ही राज्य को यह शक्ति भी प्रदान की कि वह मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सके। राज्य मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन आरोपित कर सकता है। ऐसे निर्बंधन संविधान द्वारा अनुमन्य आधारों पर ही आरोपित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में संबंधित है, भाग 3 से संबंधित है। भाग 3 में उन्हें समाहित किया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहता है। भाग 3 अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान का भाग 3 अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें एक अधिकार और था, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। जो मूल अधिकार भाग 3 में है यह पूर्ण नहीं है। इस पर युक्त निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है, इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। मूल अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं, ये राज्य कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। व्यक्तिगत कृत्य सामान्य विधि के अंतर्गत पर्याप्त संरक्षित है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। पार्ट 3 पढ़ने से पहले इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यह कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू।